हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे लॉग और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स के फार्मूला दिखाऊंगा। मेजरमेंट्स का फार्मूला मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समझ रहे हैं ना, रेक्टेंगल, सर्कल, मतलब इन सब से रिलेटेड। चलिए उससे पहले डीपीपी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डीपीपी को देखिए। जो पहला क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपसे हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर फ्रेशर्स होगे तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ड्रॉपर होगे तो जरूर कर लिए होगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से पहले पढ़ो इसको, ठीक है। फाइंड फोर्स बिटवीन ए पॉइंट मास m एंड ए रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L विच इज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r। क्वेश्चन जो बोल रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार पहले डायग्राम बनाओ। अगर डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन समझ लो 50% तो वहीं पे सोल्व हो गया, ठीक है। एक पॉइंट मास m है, ठीक है, एक पॉइंट मास m है, यहाँ बनाते हैं पॉइंट मास m है, ठीक है। और यहाँ से r डिस्टेंस पे बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल M और लेंथ है कैपिटल L, ठीक है, लेंथ है कैपिटल L। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड फोर्स, और इन दोनों के बीच में आपको फोर्स निकालना है। मतलब इस रॉड और पॉइंट मास के बीच में फोर्स कितना लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी मास है और ये भी मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप फाइंड कैसे करोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स आप फाइंड कैसे करते थे? उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते थे और G m1m2/r² करते थे, यही आता था ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कब आता था? वो तब वैलिड था, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, वो तब वैलिड था जब स्फेरिकल मास सिमेट्री हो या किसी दो पॉइंट मास के बीच में फोर्स लग रहा हो, तब होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल नहीं होगा भैया। अरे काहे नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है पॉइंट मास है और यहाँ पे इलोंगेटेड रॉड है, इलोंगेटेड मास है, समझ रहे हैं ना। पॉइंट मास है, इलोंगेटेड मास है, यहाँ पे तो सिमेट्री है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं लगने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो इसको करेंगे कैसे? इसीलिए बताया था आपको इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं ना। इसी दिन का इंतजार था। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस जो है हर एक चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़िए, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स पढ़िए, ग्रेविटेशन पढ़िए, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, जहाँ पे इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? अब आइए बहुत ज़्यादा खूबसूरती से आपको बताने वाला हूँ कि इंटीग्रेशन आप कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉपी कलम को अभी नीचे रखिए, कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ध्यान से पूरा कंसंट्रेट करके, समझ रहे हैं ना, मेरे बातों को सुनते जाइए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ सुनने के लिए? क्योंकि ये जो ऐसा मतलब एक क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट बताया जा रहा हूँ जो मतलब समझ लीजिए बच्चे इससे घबरा जाते हैं, बस देख के घबरा जाते हैं। dx क्या होता है, dm क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ इसको सोल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है स्मॉल टर्म्स को जोड़कर कुछ बनाया जाता है, तो वो इंटीग्रेट करना होता है, मतलब इंटीग्रेशन करना। वहाँ यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ना, वेरी होता है पॉइंट मासेस के लिए। तो काम कीजिए, ये पॉइंट मास है, इसको पॉइंट मास में तोड़ दीजिए, और सारे पॉइंट मास को, मतलब ये पॉइंट मास, एक छोटा पॉइंट मास यहाँ पे तोड़ दीजिए, फिर एक यहाँ पे छोटा पॉइंट मास, मतलब पॉइंट मास इसको तोड़ दीजिए। तो इस पॉइंट मास इस पॉइंट मास के बीच में, इस पॉइंट मास इस पॉइंट मास के बीच में, इस पॉइंट मास इस पॉइंट मास के बीच में, मतलब जितने भी पॉइंट मासेस हैं उनके बीच में फोर्स निकाल के आपको जोड़ देना है। और ये कराएगा कौन? ये इंटीग्रेशन कराएगा। इंटीग्रेशन की यही खूबसूरती है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे अगर दो पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स लिखता, ये m1 है, ये m2 है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे ये लिखता कि F = Gm1m2/r², ये लिखता ना। कोई सा किस में लिखता है? पॉइंट मासेस के बीच में लिखता तो फोर्स ये लिखता। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो ऐसे लगेगा, ठीक है। और ये दोनों जो F जो है मतलब सेम ही होगा, और Gm1m2/r² होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो कैसे करेंगे? तो आपको काम करना है, आपको ये काम करना है कि आप इसको R को ऊपर लिखो, थोड़ा सा R को यहाँ पे लिखो। ये R डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है। आपको क्या करना है कि यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर जाकर, आप यहाँ पे आओ, x डिस्टेंस पे आना, आप यहाँ पे आओ, इसको ऐसे करो, x डिस्टेंस पे आना है, आप यहाँ पे आ जाओ, किसी x डिस्टेंस पे आके आपको क्या करना है, x डिस्टेंस पे आके आपको एक क्या करना है, dx लेंथ का एक
रॉड काट लेना, मतलब dx जिसको पॉइंट मास बना देना है। dx लेंथ का एक रॉड काटिएगा जो पॉइंट मास की तरह होगा। dx लेंथ मतलब बहुत छोटा, समझ रहे ना, बहुत छोटा, एक पॉइंट जैसा इतना काट लेना। मैं इतना बड़ा शो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट काटूंगा तो आपको दिखेगा, ये समझ में आ रहा है ना। बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा मोटाई का, समझ रहे हैं ना, बहुत मतलब कम मोटाई का आपको dx लेंथ का, dx मतलब बहुत छोटा, dx का ही मतलब होता है बहुत छोटा लेंथ का आपको रॉड काट लेना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट मास होगा, ये भी पॉइंट मास होगा, समझ रहे ना, जिसका मास समझ लीजिए डीएम होगा, मतलब बहुत छोटा मास होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा मास होगा। अब इनके बीच में आपको फोर्स निकालना है। मान लीजिए एक्स लेंथ पे काटे हैं, यहाँ से लेके एक्स लेंथ पे, क्योंकि ये लेंथ तो एक्स वेरिएबल होगा, आ रहा है ना, ये एक्स लेंथ तो वेरिएबल होगा, यहाँ से एक्स लेंथ कुछ और होगा, यहाँ से एक्स लेंथ कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा। तो मान लेते हैं हम एक्स लेंथ पे काटे हैं और ऐसे ही छोटा छोटा सबको काट देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस छोटे से मास की वजह से और इस मास के बीच में एक छोटा सा फोर्स लिखेंगे df, ठीक है, df लिखेंगे। मतलब छोटा सा फोर्स क्यों लिखे, इस छोटे से मास की वजह से, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे जी तो कांस्टेंट है भैया, तो जी में तो कुछ हम कर नहीं सकते, और ये मास लिखेंगे m, ठीक है, और ये छोटा सा मास लिखेंगे dm बटे ये लिखेंगे नीचे x स्क्वायर, क्योंकि हम x लेंथ पे काटे हैं। कोई शक यहाँ तक, देखो कोई शक, बहुत आराम से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कोई शक इसमें नहीं, कोई शक नहीं। ये छोटे से मास के चलते मैंने छोटे से फोर्स लिखा, उसके बाद वही फॉर्मूला लगाऊँ जी m1m2 बटे r स्क्वायर, जी तो पहले से होगा, m यहाँ पे m और dm ये दूसरा मास और नीचे x डिस्टेंस पे है वो dm मास, तो x स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से देखो आप यहाँ पे। अब है यहाँ पे हम करेंगे भैया इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे कि यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। लेकिन करना कहाँ से कहाँ तक है इंटीग्रेशन, अब बताइए कहाँ से कहाँ तक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकालना है यहाँ से आर लेंथ से, मतलब ये जो है आर लेंथ तक, यहाँ पे सबसे छोटा मास आप कहाँ पे काट सकते हैं, पहले ये देखिए। आप सबसे बड़ा मास आप कहाँ से काट सकते हैं, सबसे छोटा मास आप यहाँ पे काट सकते हैं, इस पॉइंट पे काट सकते हैं, बहुत पॉइंट सा, मतलब आर लेंथ पे, इस स्मॉल m से आर लेंथ पे सबसे छोटा मास काट सकते हैं, तो यहाँ पे आर लिखिए। और सबसे बड़ा मास, मतलब सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पे आप मास कहाँ पे काट सकते हैं, आप इस पॉइंट पे काट सकते हैं। मतलब इस मास से कितना लेंथ पे काट सकते हैं, आर, और इसका लेंथ l, मतलब r प्लस l। आपको लिमिट लेना आया कि नहीं आया, बहुत ध्यान से सुनिए, आपको लिमिट लेना आया कि नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे छोटा मास, मतलब सबसे छोटा मास और सबसे पास में मास आप कहाँ से काट सकते हैं, सबसे पास में मास आप कहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से। मतलब इस स्मॉल m से इस बड़े जो m में है, इस बड़े m में से सबसे पास में मास आप कहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं। और सबसे दूर से मास यहाँ से काट सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में सबसे छोटा लेंथ कौन सा हुआ, ये r, और यहाँ से यहाँ के बीच में सबसे बड़ा लेंथ होगा जो होगा r प्लस l। आया समझ में आपको। देखिए ये लिमिट लेना आ गया आपको। अब लिमिट लेना जब आ गया आपको, तो अब नेक्स्ट क्या करना, अब नेक्स्ट खेला कर देना है, बहुत खेला करना है। लेकिन इस खेला करने से पहले आपको इस dm का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट है ये भैया, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे चैप्टर्स में धड़ाधड़ी यूज होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़िए, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़िए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पढ़िए, बहुत सारा चैप्टर्स पढ़िए, सब में यूज होगा। समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा। यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ क्या यहाँ पे कि मास ऑफ एल लेंथ कितना है, एल लेंथ, मास ऑफ एल लेंथ जो है, मास ऑफ एल लेंथ m है। कोई शक, मतलब एल लेंथ का ये रॉड है, इसका मास कितना है, m है, कोई शक नहीं। मैं पूछूँ आपसे कि मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब 1, यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा, ठीक है, m/l हो जाएगा। मतलब l लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास m/l। कोई शक नहीं। अब मैं पूछूं कि ये जो dx लेंथ में काटा हूं, इसका मास कितना होगा भैया, इसका मास तो dm लिखा हूं, लेकिन dm का वैल्यू क्या होगा, dm का वैल्यू आपको पता करना होगा ना। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ, नहीं लिखूँ, मास ऑफ dx लेंथ, मतलब मास ऑफ dx लेंथ, मतलब बात किसका कर रहा हूँ, dm मास का बात कर रहा हूँ मैं। मास ऑफ dx लेंथ, मतलब dx लेंथ का मास मैं कितना माना हूँ, dm माना हूँ, तो मास ऑफ dx लेंथ कितना होगा, dm। तो कितना हो जाएगा, जब यूनिट लेंथ का m/l, तो dx लेंथ का m/l इंटू dx। कोई शक नहीं, यहाँ तक ध्यान से, कोई शक नहीं आया समझ में आपको। मास ऑफ एल लेंथ m था, मास ऑफ यूनिट लेंथ m/l, यूनिटी मेथड लग गया, और dx लेंथ का मैंने मास dm माना था, तो ये dm कितना होगा, मतलब मास ऑफ dx लेंथ कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, इस dm को ना m/l इंटू dx मतलब यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो df फोर्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, फोर्स हो जाएगा। सिखाया था आपको प्रीवियस क्लास में, सिखाया था कि df का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, f हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिमिट रखो r, यहाँ पे r प्लस l, ठीक है। अब यहाँ पे देखो g जो था कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकाल दो। ए स्मॉल m भी कांस्टेंट था भाई, ए स्मॉल m भी तो कांस्टेंट है। ये मास कहाँ चेंज हो रहा है, मास तो ये चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का मास कुछ और, यहाँ से यहाँ तक का मास कुछ और, यहाँ से यहाँ तक का मास कुछ और, यहाँ से यहाँ तक का मास कुछ और। मतलब चेंज कौन है, वेरिएबल कौन है, यहाँ पे dm है, तो चुपचाप dm/x² लिख दो, dm/x²। या आया समझ में, ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पे करता हूँ मैं,
अब इस F इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जी एम, जो पहले से बाहर है बाहर, इसको आप लिख लो आर प्लस एल। अब क्या लिख सकते हो अब क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये जो डी एम है, डी एम की जगह पे आप लिखो एम बाई एल इंटू डी एक्स, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये एक्स स्क्वायर भैया, डी एम की जगह पे एम बाई एल इंटू डी एक्स लिखा और नीचे वाला एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे, अब जो कांस्टेंट होगा वो भैया डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर, जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर करो। जी एम तो पहले से बाहर है, एम बाई एल भी तो कांस्टेंट है, मास एम तो पूरा इतना ही है, इतना का ही मास एम है, तो ये तो मास एम कैपिटल एम तो बदल नहीं रहा है, कैपिटल एल तो बदल नहीं रहा है, तो कैपिटल एम बाई एल बाहर। कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। देखो यहाँ पे अब जो है, अब बच गया अपना आर से आर प्लस एल तक, क्या अब बच गया आपका 1/x² dx। अब ये तो हलवा है भैया, अब यहाँ तक हमारी सिखाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन है, जो आपको सिखा चुका हूँ। समझ में आ रहा है ना? जो आपको सिखा चुका हूँ आप यहाँ से इंटीग्रेट कीजिए। देखिए मैं इंटीग्रेट करता हूँ और आपको सिखाता हूँ। मैं लिखूँगा F इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई एल। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻² का इंटीग्रेशन 1/x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं x⁻² और x⁻² इसको लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं x⁻² + 1 बाई -2 + 1। आ रहा है समझ में? इसको तो 1/x² को x⁻² लिख सकते हैं, तो x⁻² + 1 बाई x⁻² + 1 नीचे हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे r से r प्लस एल तक लिमिट लगती है। ये भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट है इसमें, तो सी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करो आंसर आएगा, करो ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पे लिखो जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई एल। अब इसको सोल्व कर, ये आ जाएगा अपना x⁻1 -1/x, ये आ जाएगा -1/x। कर लो इसे सोल्व, -1/x आने वाला है, कर लो r से r प्लस एल तक। अब देखो इसे सोल्व करो आप, इसे अब इसे सोल्व करोगे कैसे होगा? ये आएगा F इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई एल, और ये आ जाएगा माइनस को बाहर करो, माइनस को बाहर हम कर सकते हैं ना, लो माइनस को बाहर करो आप, माइनस को आप बाहर करो, माइनस को बाहर करो, जो माइनस है इसको बाहर करो। माइनस को बाहर करोगे तो कैसे होगा? यहाँ पे 1/x है तो 1/r प्लस एल लिखेंगे, ठीक है, 1/r प्लस एल लिखेंगे, -1/r लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सोल्व करो, यहाँ पे इसका एलसीएम लो, पहले से लिखा हुआ जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई एल लिखा हुआ है। अब इसका एलसीएम दो, यहाँ पे एलसीएम दो, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका r प्लस एल इंटू आर आ जाएगा। कोई शक इसमें? कोई शक नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा कैलकुलेशन मैं आपको सिखाया हूँ बेसिक मैथ्स 1 और 2 में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब इसको r प्लस एल इंटू आर है, तो यहाँ पे r प्लस एल यहाँ पे, और ये r से डिवाइड होगा तो यहाँ पे r माइनस, ये r है तो ये r से डिवाइड होगा तो यहाँ पे r प्लस एल, ठीक है। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं, आज समझ में। अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है भैया, मैं लिखूंगा तो लिखूंगा कहाँ, चलिए इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन यहाँ तक करता हूँ, फिर मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके लिए मैं कोई भी चीज़ छोड़ूँ, छोटा से छोटा चीज़ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन करो, ये आ जाएगा F इज इक्वल टू -g स्मॉल m कैपिटल M बाई ये L भैया, और ये आ जाएगा, ये इसको क्या करो ना, यहाँ पे क्या आने वाला है पता है? ये हो जाएगा r माइनस L अपन, ये हो जाएगा r माइनस L हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एल इंटू आर। आया समझ में आपको? आया? क्या किया मैंने? अब यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे क्या करो, अब ये r से r जो है कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा -L अपन r प्लस एल इंटू आर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे करो आप, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट मूव करता हूँ, यहाँ पे मैनेज कर लेना, ठीक है ना। देखो ये हो जाएगा -g स्मॉल m कैपिटल M बाई एल इंटू -L अपन r प्लस एल। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से L से L कटाओ, ये माइनस प्लस हो गया। अब आपका फोर्स का आंसर कितना आ गया? अब हम पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, आंसर आ गया आपका g स्मॉल m कैपिटल M बटे r इंटू आर प्लस एल। फाइनली मंजिल मिल ही गई, जिस मंजिल के तलाश में थे हम, वो मंजिल मिल ही गई। आया समझ में आपको कैसे किया मैंने? आया समझ में आपको? बहुत मतलब निश्चिंत से इस सवाल को कीजिए, बहुत कूल माइंड से कीजिए, ये सवाल समझ में आएगा। मैं जो भी बात आपको बताया हूँ, जो भी बात आपको बोला हूँ, मतलब जैसे जैसे बोला हूँ उस बात को सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। समझ में आ रहा ना? देखो पहले क्या करना था, पहले भैया क्या करना था, यहाँ इंटीग्रेशन इसमें लगेगा, तो इंटीग्रेशन लगेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा मास काटेंगे, उसका छोटा लेंथ होगा, उसके बीच में हम फोर्स निकाल देंगे, फोर्स निकाल कर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब लिमिट का कैसे वैल्यू लेंगे, लिमिट का ऐसे वैल्यू लेंगे कि देखेंगे कि इस छोटे से मास, ये जो छोटा सा मास जो है, पहले से जो पॉइंट मास है, उससे सबसे पास में मास कहाँ काट सकते हैं इस रॉड में, उसका लेंथ, तो उसका लेंथ ये, और सबसे दूर मास कहाँ काट सकते हैं इस स्मॉल m से,
तो आर प्लस एल पे काट सकते हैं, तो आर प्लस एल यही लिमिट हुआ। और ये तो आपको बता दिया, ये तो यूनिटी मेथड है, आप रीड कर लोगे तो हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ये इसका आंसर आया। उसमें कैसे आता था, पॉइंट मास में ये आता था कि जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, जी एम वन एम टू बटे आर इंटू आर प्लस। यहाँ पे आर स्क्वायर आता, लेकिन ये पॉइंट मास होता, तो क्योंकि एक मास के बीच में तो हम निकाले नहीं है, आर प्लस एल पे निकाले हैं, पूरा आर प्लस एल पे, इसीलिए एक आर प्लस एल आया एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है, याद करने का तरीका है, ठीक है। तो इसे आप लर्न भी कर लेना, एक समझ लो, एक फॉर्मूला है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, अगर मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे दूँ, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूँ, यहाँ पे लिख दूँ 4 kg, यहाँ पे लिख दूँ 10 kg, तो आप कैसे करोगे। तो फटाफट आपको यही याद होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे नोट करें, फटाफट नोट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए कि इस सदी का, मतलब ये जो क्वेश्चन मैं आपको डीपी पे दिया था उसका सबसे आसान सवाल है भैया। पहला तो आपने कर लिया, तो दूसरा तो आपसे फटाक से हो जाएगा। तो इस दूसरे क्वेश्चन को अपने से कीजिए, अगर नहीं किए होंगे तो, लेकिन कर लिए होंगे तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए बहुत आसान सवाल है, सवाल को बहुत निश्चिंत से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है भैया, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसका, ये सांप लौटा दी, ये आर तक, ठीक है। के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर डी आर, मतलब ये इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। कोई शक नहीं, देखो। लेकिन यहाँ पे क्या है, के Q1 Q2 कॉन्स्टेंट है, तो मान लो ये y का वैल्यू था, वो आपको वाई डी एक्स फाइंड करना है, ऐसे समझ लो, समझ में आ रहा था, आ रहा है ना। तो ये वाई डी एक्स आपको अगर फाइंड करना, वाई डी आर फाइंड करना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर आर तक, ठीक है। यहाँ पे के Q1 Q2 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ये दिया हुआ आर इन्फिनिटी के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना, डी आर। अब यहाँ पे इसे सोल्व करो, यहाँ पे के Q1 Q2 कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, के Q1 Q2 इंटीग्रेशन से बाहर। अब आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है कि नहीं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन किया जाता है, वो भैया कांस्टेंट नहीं होता है। डी आर के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये कांस्टेंट कहाँ से होगा, ये वेरिएबल होगा। समझ में आया। आप पहचानने का तरीका सीखो, अगर पहचानने का तरीका नहीं सीखोगे तो फंस जाओगे। जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, वो भैया वेरिएबल होगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे डी आर के रेस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आर वेरिएबल होगा। समझ में आया। देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट बस बचाइए, तो ये अंदर डालो इन्फिनिटी, ये आर, पता बचा क्या, 1/r स्क्वायर डी आर। ये तो इंटीग्रेशन है, करो इंटीग्रेशन फटाफट करो, के Q1 Q2 ये हो गया आपका, ये करना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -1/r, करके देख लो, सिखा चुका हूँ, इन्फिनिटी से आर तक। समझ में आ रहा है। अब लिमिट पुट करो यहाँ पे, अब लिमिट पुट करो यहाँ पे, कैसे पुट करोगे, लिमिट करो यहाँ पे, लिमिट पुट मैं यहाँ पे करता हूँ, के Q1 Q2, ठीक है, ये के Q1 Q2। अब देखो माइनस निकाल दो इधर बाहर, इस माइनस को बाहर निकाल दो, अब ये आ जाएगा आपका 1/r माइनस 1/∞। कोई शक इसमें, देख लो बहुत अच्छे से देख लो, कोई शक, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞। कोई शक नहीं, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट अपर लिमिट पहले डलाता है और लोअर लिमिट बाद में डलाता है। अब मैं आपको बेसिक मैथ्स के लेक्चर 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी पढ़ाया था। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताया था कि 1/∞ जो होता है ना, ये अनडिफाइंड होता है, मतलब इसका वैल्यू जीरो ही देते हैं। फिजिक्स में पढ़ना है तो जीरो, मैथ्स पढ़िएगा तो बहुत सारा खेला होगा इसमें, ठीक है, लेकिन फिजिक्स के लिए इतना समझिए कि जीरो होगा, 1/∞ जो होगा जीरो होगा फिजिक्स के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इसको क्या कर देंगे हम, जीरो बना देंगे, ले जीरो हो गया। तभी कितना आंसर आया आपका, फोर्स का वैल्यू आया, फोर्स था ना, दे वाई था, वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स करना था ना, तो वाई डी एक्स कर रहे हैं, वाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का आपका वैल्यू आ गया माइनस के Q1 Q2 बटे आर, ये आंसर हुआ आपका वाई डी आर, ठीक है। आया समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, फटाक से नोट कीजिए जल्दी। इन क्वेश्चंस को देखो आप, ये जो क्वेश्चन है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत मज़ेदार हैं। इतना मज़ेदार है कि अगर आपके पास थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लिए होंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत मतलब आसान है, इतना बोले तो ये तो सेपरेट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, अब यहाँ पे फंसे होंगे कि माइनस का कैसे करें, माइनस का कैसे होगा, आपने तो प्लस का बताया था, आपने तो पॉजिटिव का बताया था, माइनस का बताया नहीं था, कैसे होगा भाई 2 सेकंड वाला मेथड से मैं कराऊंगा आपको, माइनस वाला कैसे होगा। आइए देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करता हूँ मैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, आप इसको क्या कीजिए, सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए, उसके बाद 0 से लेकर π/2 तक कर दीजिए। समझ में आ रहा ना। इससे पहले मैं आपको साइन थीटा वर्सेस थीटा और कॉस थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, इससे मैं क्योंकि समझाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका होगा साइन थीटा वर्सेस थीटा का, क्योंकि 2 सेकंड वाले मेथड से करना है अपने को तो 2 सेकंड वाले मेथड से करना है। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। देखो आज समझ में, ये हो गया ना। अब यहाँ पे होता है ये +1, ये भी +1, ये -1, ये भी -1।
अब यहाँ पे कॉस थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाएंगे बाबू। कॉस थीटा और ये थीटा, ये चालू होता है, थोड़ा नीचे करते हैं ना, ये यहाँ से चालू करता है, यहाँ से चालू होता है, इसी जाता है, ठीक है ऐसा में। अब ये तो 0, ये होता है π/2, ये होता है अपना कितना पाई, ये होता है पाई, हाँ पाई होता है 0 π/2 पाई, और ये होता है 3 π/2 एंड ये होता है 2 पाई। ऐसा समझ में आपको। अब नेक्स्ट आगे जरूरत पड़ गया तो देखेंगे, समझ में आ रहा है ना। देखो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है पता है आपको, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है पता है आपको, कीजिए 0 से लेकर π/2 तक लिमिट डालिए, आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको चुटकियों में करा रहा हूँ, कैसे, इससे, इससे और इससे, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बार ऐसे इसको लिख सकता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करना है आपको साइन एक्स का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक। इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, पहले आप बताओ, 0 से लेकर π/2 तक आप बताओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। हाँ यहाँ पे बेशक dx डालेंगे। आप बोल रहे हो कि सर dx छोड़ दिया आपको नहीं आता है, आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे dx डाला। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है 0 से π/2 तक। देख लीजिए यहाँ पे साइन एक्स या थीटा, बात ही दोनों बात सेम ही है। एक्स यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, सीधी सी बात है। साइन एक्स या एक्स का बनाओ या साइन कॉस एक्स या एक्स का बनाओ, दोनों बात सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब साइन एक्स का करना है 0 से π/2 तक। साइन एक्स, ये साइन थीटा 0 से π/2 +1, इसका आंसर आया +1, ये प्लस का प्लस, ठीक है, ये +1 इसका आया। अब देखो, और ये बड़ा वाला प्लस है ये, ठीक है। अब कॉस का 0 से π/2 तक, कॉस का 0 से π/2, ये भी +1 ही आता है भाई, ये -1 होता है, ये -1 और ये +1, ये भी +1 आता है 0 से π/2 तक, +1 लो, ये भैया +1 कितना आया, +2 आंसर। कितना आसान है ना, बहुत आसान से, मतलब कितना ज़्यादा समय नहीं लग रहा, लेकिन आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता। तो आप पहले लिमिट डालते, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते, ये करते वो करते, थोड़ा समय लगता, 2 मिनट लगता समय, समझ में आ रहा ना। अब -π से 2π तक, अब इसका कैसे करेंगे, 2 सेकंड वाले मेथड से। आप तो लॉन्ग टर्म कीजिएगा तो लॉन्ग टर्म में समय लग जाएगा 2-3 मिनट, लेकिन 2 सेकंड वाले मेथड से कैसे करें। -π तो इधर दिखता ही नहीं है कहीं, 2π दिखता ही नहीं दिखता तो बना लो, चुरा लो। देखो यहाँ पे, अब इसको क्या करो, ऐसे लाइन खींचने का। अब ये लाइन जो आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है बबुआ, -π किधर होगा, ये 0, ये π/2, -π/2 तो ये -π, कोई शक, नीचे है तो -1, नीचे है तो -1, कोई शक नहीं, समझ में आ रहा है। देखो मैं ये कैसे बनाया हूँ, आ रहा है समझ में। देखो तो यहाँ पे अब कहाँ से कहाँ तक करना है, -π से 2π तक, -π से 2π तक जाना है। तो -π यहाँ पे और 2π किधर है, 2π यहाँ पे है। तो -1 +1 ये तो कैंसिल हो गया, -1 -2 आंसर, कोई शक इसमें, -2 आंसर। बिना कलम चलाए आंसर कैसे लाएं, हाहाकार विद संस्कार से सीख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। बिना कलम चलाए आंसर कैसे लाएं, हाहाकार विद संस्कार से सीख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। ये SWS का कमाल है कि बिना कलम चलाए आंसर आ रहा है, ठीक है ना। -2 हो गया क्योंकि ये माइनस ये प्लस से तो कट गया, क्योंकि -π से आपको 2π तक देखना था, -π से 2π तक, तो माइनस तो कट गया, माइनस और प्लस कट गया, क्योंकि -2 हुआ +2 हुआ, तो -2 + 2 कितना होता है, 0, और ये बचा -1 तो -2 आंसर। अब इसका देखिए कॉस्ट रेडिएट -π/2 से +π/2 तक, तो इसको भी यहाँ तक लमराए, इसको भी लमराइए, खींच के ले जाइए, समझ में आ रहा है ना। एक्सटेंड कीजिए, इसको भी एक्सटेंड कीजिए, कैसे होगा, यहाँ से आएगा ये, समझ में आ रहा है ना। ये कुछ ऐसे जाएगा, तो कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, -π/2 से +π/2 तक। तो ये तो -π/2 तो यहीं पे आ गया, तो ये कितना होगा, +1 होगा, समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में कैसे हुआ। तो -π/2 से +π/2 तक क्या होगा, +1 +2 आंसर, +2 आंसर। आया आपको, आया समझ में कैसे हुआ, आया बढ़िया समझ में आया ना, गर्दा उड़ गया, क्या ना, गर्दा उड़ गया, मतलब कितना आसान सवाल है भाई। जब ये आ रहा है HWS आपको आ रहा है, HWS आ रहा है, हाहाकार विद संस्कार आपको अगर आ रहा है, हाहाकार विद संस्कार, तो सब कुछ आसान है भैया। वैसे ही जितने मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, मतलब जितना भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा उसमें HWS दूंगा आपको। HWS आपको हर एक कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना देगा ना कि पेन नहीं पकड़ना पड़ेगा, ऐसे समझ रहे हैं ना, पेन नहीं पकड़ना पड़ेगा, बस ऐसे कीजिएगा, आंसर फटाक से, समझ में आ रहा है ना, जादू की छड़ी है, ठीक है। पहले इसे नोट करें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन DPP का पार्ट नहीं था, लेकिन मैं इसे प्रीवियस क्लास में आपको कराया था, जो थोड़ा वहाँ पे मुझे क्वेश्चन देने में मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आंसर सही था उसका, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई किया हूँ, मतलब सही क्वेश्चन लिखा हूँ, और इसका आंसर देखिए, आपको बहुत चुटकियों में कराने वाला हूँ, और एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जो मैं भूल गया था समझाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे भैया, जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना, डिफ्रेंसिएशन ये एक इंस्टेंट का काम होता है, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी चीज़ को किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस काम होता है, मतलब इंस्टेंट पे काम होता है डिफ्रेंशिएशन,
अब समझाऊंगा इंस्टेंट क्या होता है, मतलब डिफरेंशिएशन इंस्टेंट से कैसे रिलेटेड है। और जो इंटीग्रेशन होता है वो एक इंटरवल का बात है। इंटीग्रेशन जो होता है ना वो एक इंटरवल का बात है, मतलब किसी टाइम इंटरवल के बीच में इंटीग्रेट किया जाता है। मतलब टाइम इंटरवल बोलिए या किसी दो मतलब इंटरवल के बीच में, टाइम इंटरवल हो सकता है, पोजीशन इंटरवल हो सकता है, किसी को मतलब कोई भी इंटरवल होना चाहिए, लेकिन ये होता है इंस्टेंट पे। अब आप क्या बोले सर हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आप समझाइए हमको, समझाते हैं। देखिए मैं आपको बोलूँ अगर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को कितने तरह से आप रीड कर सकते हैं, पहले ये बताइए। आप डी वाई बाई डी एक्स को कितने तरह से रीड कर सकते हैं? आप इन तरीक़ों से रीड कर सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला ये है। चलिए आया समझ में। दूसरे तरीके से कैसे रीड कर सकते हैं? दूसरे का तरीके से ऐसे रीड कीजिएगा कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी सही है। अब तीसरे तरीके से कैसे रीड कीजिएगा, चौथे तरीके से कैसे रीड कीजिएगा? आपको मात्र दो तरीके मैंने बताया था। तीसरे तरीके से आप ये रीड कर सकते हैं कि इसको रीड कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ये भी बुलाते हैं। अब चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका क्या है? आप चौथे तरीके से इसको क्या रीड कर सकते हैं? इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। आप बस इतना को पकड़ें, ये जो मैं लिखाया हूँ ना, बस इतना को पकड़े, सारा दुख दूर हो जाएगा। मतलब अगर वाई एक्स ग्राफ दे रहा है और स्लोप पूछ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। वाई एक्स ग्राफ दे रहा है, स्लोप पूछ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स बोल रहा है। अगर रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स बोल रहा है। और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स बोल रहा है। आया समझ में? देखिए लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है इंटरवल में होता है। इंटरवल का मतलब क्या हुआ? आप क्या कर रहे थे, आपको क्या बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स जो टूटा हुआ उसको जोड़ने का काम करता है। मतलब छोटा छोटा पार्ट्स टूटा हुआ मतलब कुछ कोई चीज़ इकट्ठा, मतलब इतना छोटा छोटा पार्ट्स में उसको उठाएं और जोड़ दिए। मतलब कुछ इंटरवल में था उसको उठा के जोड़ देना। समझ में आ रहा है ना? मतलब किसी इंटरवल के बीच में होता है। जैसे आप एरिया फाइंड करते थे, तो किसी इंटरवल के बीच में फाइंड करते थे कि x1 से x2 के बीच में क्या एरिया होगा किसी कर्व का। आ रहा है समझ में? ध्यान आया? लेकिन इंस्टेंट में क्या निकाल देते हैं हम? डी वाई बाई डी एक्स। मतलब उस इंस्टेंट में बताओ, उस इंस्टेंट में बताओ। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इससे समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन इंस्टेंट मैंने क्यों बोला, इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों बोला। देखो यहाँ पे इस सवाल का सोल्यूशन कीजिए। ये सवाल का सोल्यूशन दिया हुआ है आपका y इज इक्वल टू 3x², ठीक है। एक ग्राफ दिया हुआ था, कर्व दिया हुआ था, कर्व बोल रहा है तो कर्व तो था ही। एक क्वेश्चन में कर्व ऐसा था, टेढ़ा बन रहा है, सीधा करते हैं। कर्व ऐसा था भैया, ये y था, ये x था, ये इस y का वैल्यू था 3x², ठीक है। और कर्व कुछ ऐसा था, क्वेश्चन में कर्व ऐसा था। अब मैं इस पे पूछा हूँ कि जब x 4 होगा, जब x यहाँ पे 4 होगा, x यहाँ पे 4 होगा, तो इस इंस्टेंट पे, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? आपको बताना है, मतलब स्लोप बताना है इस कर्व का। इस इंस्टेंट पे स्लोप बताना है। तो कैसे बताओगे आप? देखो यहाँ पे स्लोप बताना है तो सीधी सी बात है, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सीधी सी बात है, वही कीजिए। स्लोप कीजिए इसका, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपका 3 to the 6x। आया ना समझ में? अब पूछ रहे डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ गिवन कर्व। मतलब ये स्लोप जो मैंने निकाल दिया, स्लोप इक्वल टू डी वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स जो आया इसको हम स्लोप बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब इस स्लोप को कहाँ फाइंड करना है आपको? इस स्लोप को फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 4 पे। तो एक्स इक्वल टू 4 रखिए, 6 × 4 6 चौको 24, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। इसको बहुत आराम से पढ़िए, लेकिन इसको जरूर उतारिएगा। समझ में आ रहा है ना? इसको जरूर उतारिएगा। आया समझ में? चलिए इसे नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट गोल ऑफ आवर डे, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लोगरिथम। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे बहुत केयरफुली देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लॉग का कॉन्सेप्ट, मतलब लोगरिथम। इसी का शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है लॉग। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब लोगरिथम पढ़िएगा आप। अब ये लोगरिथम का यूज कहाँ है भैया? लॉग का यूज कहाँ है? आप क्यों पढ़ा रहे हैं सर? इसे क्यों पढ़ा रहे हैं? ये तो मैथ में पढ़ाया जाता है, लेकिन बेसिक मैथ सही है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका यूज आपको 2 सब्जेक्ट्स में होगा। फिजिक्स पढ़िएगा तो भी होगा, आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जाइएगा केमिस्ट्री में तब भी यूज होगा, और भी कहीं कहीं यूज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं मेन होगा, जहाँ पे यूज होने वाला है ये आयनिक इक्विलिब्रियम। आया समझ में? मेन होगा जहाँ पे भर भर के लॉग का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो देखिए मैं लॉग पढ़ाने वाला हूँ, बहुत निश्चिंत से आप देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ तो जो लॉग होता है ना, लोगरिथम होता है, जो लोगरिथम होता है, ये समझिए 2 तरह से दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। एक होता है आपका नेचुरल लॉग होता है। दूसरा का होता है कॉमन लॉग बोलिए, कॉमन लोगरिथम बोलिए, दोनों चलेगा, ठीक है। लॉग, कॉमन लॉग शॉर्ट फॉर्म में दिखे सही रहेगा। नेचुरल लॉग होता है, कॉमन लॉग होता है। लेकिन नेचुरल लॉग होता तो होता क्या है, कॉमन लॉग होता तो होता क्या है? नेचुरल लॉग जो होता है ना, ये बोला जाता है लॉग बेस एक्स को, और लॉग बेस एक्स का दूसरा जो नाम है ना वो ln x है। आया समझ में?
लॉग बेस एक्स को बुलाता है नेचुरल लॉग या ln x, इसी को बुलाता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग होता है भैया लॉग बेस 10x। लॉग बेस 10x को कॉमन लॉग बोला जाता है और कॉमनली यही यूज होने वाला है। समझ में आ रहा है? ये बहुत थोड़ा सा यूज होगा यूज, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे हम इसमें, कैसे करेंगे मैं ये भी बताने वाला हूँ। और लॉग बेस 10x को लॉग x भी बोला जाता है। मतलब अगर कहीं log x लिखा हो या log बेस 10x लिखा हो तो इसका मतलब log बेस 10x ही होता है। मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। अगर log बेस x लिख दिया जाए लेकिन यहाँ पे बेस नहीं लगाया जाए तो बेस 10 आपको बाय डिफ़ॉल्ट मानना है। कहने का मतलब ये है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन है कि log बेस ex जो होता है ना वो होता है 2.3032 log बेस 10x। समझ में आ रहा है? मतलब नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में यही रिलेशन है, और इस रिलेशन को आप बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। अगर ये रिलेशन आपको नहीं आता है तो समझिए बहुत सारे क्वेश्चन में फंसिएगा आप। लॉग बेस x दे दिया जाएगा और लॉग बेस 10x में आपको कन्वर्ट करना होगा। बहुत सारे केसेस में भर के मैं आपको सवाल कराऊंगा, उसमें भर के यूज होने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। लॉग का कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे टॉपिक है अपना लॉग कॉन्सेप्ट। ये जो लॉग कॉन्सेप्ट है ना बहुत आसान है। आमतौर पे क्या किया जाता है, बहुत जगह मैंने देखा है कि इसको रटा दिया जाता है। जस्ट रट लो इसे, log 2 का वैल्यू रट लो, log 4 का वैल्यू रट लो, log 10 का वैल्यू रट लो। लेकिन मैं आपको फील दिलाने वाला हूँ, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके फेफड़े में, आपके लंग्स में, आपके हर एक सेल में, आपके हर एक सेल ऑर्गेनल्स में मैं घुसा दूंगा। समझ में आ रहा है ना? आपके हर एक जगह पे घुसा दूंगा मैं इस कॉन्सेप्ट को। समझ में आ रहा है? लॉग कॉन्सेप्ट इतना आसान है भैया कि इसको अगर रिलेट करके पढ़ा जाए कि सच में इसका फील किया, उसका फील लिया जाए तो आप चुटकियों में बस आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? दिमाग घुमाओगे फटाक से हो जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको बोलूं कि जो लॉग कॉन्सेप्ट है ना ये पावर का कॉन्सेप्ट है, पावर से बना हुआ है। मतलब लॉग जो है ना पावर से आता है। कैसे आता है देखो मैं बताता हूँ। जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, यही कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग है। इसी को इंटरचेंज करके बनाया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया आप, ये तो कुछ मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा है। पढ़ा रहा हूँ पल्ले, देखो यहाँ पे पल्ले पड़ेगा। देखो यहाँ पे बहुत आराम से देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। मैंने बोला, मैं बोलूँ आपको कि 2 टू द पावर जो 4 होता है वो होता है कितना 16। मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है। आ रहा है समझ में? पावर क्या है, कॉन्सेप्ट, पावर का कॉन्सेप्ट ये है। लॉग का कॉन्सेप्ट भी मैं इसी से लिखने वाला हूँ। फिर आपके बाद उसके बाद मैं आपको जनरल फॉर्म दूंगा। देखो यहाँ पे ये 2 क्या है भैया, बेस है, कोई शक नहीं। ये 4 क्या है, यहाँ पे पावर है, कोई शक नहीं। ये 16 क्या है, रिजल्ट है, इसमें भी कोई शक नहीं। आया समझ में? देखो ये बेस, पावर और रिजल्ट, मतलब बेस, पावर और रिजल्ट का कॉम्बिनेशन जो है ना, बेस, पावर और रिजल्ट का कॉम्बिनेशन वही लॉग होता है। आया समझ में? लॉग होता है। अब कैसे होता है, कैसे आप बनाओगे, देखो मैं बता रहा हूँ बहुत धैर्य से सुनो। आपको क्या करना है, लॉग लिखते हैं, ऐसे लॉग लिखते हैं ना। अब यहाँ पे लॉग जब हम लिखते हैं तो लॉग ये बेस जो है, यहाँ पे बेस डाला जाता है। यहाँ पे जो नीचे आता है वो बेस आता है, तो बेस का बेस डाल दो यहाँ पे। ये बेस कभी चेंज नहीं होगा, जो बेस यहाँ पे होगा वही बेस यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू होता है, कोई यहाँ पे वैल्यू होता है, इक्वल टू देके कुछ यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं ना। लॉग ऐसे लिखते हैं ना, लॉग बेस 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 0.30। ये वैल्यू आपको याद होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे बेस होता है, यहाँ पे कुछ होता है और यहाँ पे कुछ होता है। तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है पावर का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या करेंगे कि ये लॉग बन जाएगा। तो देखो बेस का बेस हम रहने देंगे, ठीक है। लेकिन ये पावर जो है, पावर और ये रिजल्ट, पावर और रिजल्ट को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब जहाँ पावर होगा, यहाँ पे जहाँ पावर था यहाँ पे वो रिजल्ट होगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट था यहाँ पे वो पावर होगा। मतलब यहाँ पे करेंगे 16 इक्वल टू 4। बात को समझे आराम से, बहुत आराम से समझे, बहुत आराम से सीखे कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कि जो यहाँ पे पावर होगा भैया वो यहाँ पे रिजल्ट में डाल दो, और जो यहाँ पे रिजल्ट होगा उसको यहाँ पे पावर में डाल दो। जो यहाँ पे पावर होगा उसको यहाँ पे रिजल्ट में डाल दो, और जो यहाँ पे रिजल्ट होगा उसको यहाँ पे पावर में डाल दो। आ रहा है समझ में? ये बन गया आपका लॉग का कॉन्सेप्ट। मतलब आप अगर पावर से इधर जाते हो लॉग में, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग में, तो आप क्या कर रहे हो, लॉग ले रहे हो। लेकिन वहीं लॉग से अगर पावर में आ रहे हो तो एंटी लॉग ले रहे हो। अरे कैसा लगा बताओ, एंटी लॉग ले रहे हो, समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर आपको दे दिया जाए log 2 टू द पावर 16 इक्वल टू 4, मैं आप बोला जाए कि आप क्या करो, आप मतलब इसको इस फॉर्म में लिखो, तो इस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में लिखने का नाम होता है एंटी लॉग। लेकिन अगर पावर से इस फॉर्म में जा रहे हो तो ये होता है लॉग। समझ में आ रहा है? मैं इसको कराऊंगा, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, लॉग एंटी लॉग पे भर के क्वेश्चन कराऊंगा, फील आने वाला है। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ, एक जनरल फॉर्म क्या होता है, ये आया समझ में? कैसे हुआ कि जो बेस था तो बेस रहेगा, लेकिन पावर था वो हो जाएगा रिजल्ट, और रिजल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पावर। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, पॉइंट को समझे कि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर टू लॉग कॉन्सेप्ट, बेस रिमेन्स
सेम, बेस रिमेन सेम, बट चेंज पोजिशन ऑफ, चेंज नहीं लिखो यहाँ पे, इंटरचेंज लिखो, बट इंटरचेंज पोजीशन ऑफ पावर एंड रिजल्ट लिख भी दिया कि अगर भूल जाओ तो समझ में आएगा, समझ में आ रहा है ना। पावर और रिजल्ट का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया तो ये लॉग बन गया। कितना आसान है। अब देखो मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको समझाऊंगा कि क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म लिखूँ कि x टू द पावर y इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, x टू द पावर y इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, तो इसका लॉग बनाना है तो क्या बनाओगे आप, लॉग बनाना है तो क्या बनाओगे आप, ऐसे लिखोगे लॉग, ठीक है, लॉग लिखोगे और जो बेस है यहाँ पे बेस वो बेस चिपकाओगे चुपचाप नीचे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा x। आज समझे, बेस ये है, पावर ये है और रिजल्ट यहाँ पे क्या है, रिजल्ट ही है, समझ में आ रहा है, रिजल्ट ही है। तो पावर और रिजल्ट को इंटरचेंज करोगे, मतलब जहाँ पे पावर है वहाँ पे यहाँ रिजल्ट होगा, मतलब ये होगा और यहाँ पे पावर आ जाएगा। आया समझ में, आ रहा है समझ में कैसे हुआ, तो ये अपना लॉग हो गया। लेकिन यही अगर ये दिया होता आपको ये बनाना होता, तो अगर इधर आप आते तो ये होता एंटी लॉग। आ रहा समझ में, ये होता है एंटी लॉग। आया समझ में बढ़िया से, आया समझ में बढ़िया। चलो इसे नोट करो जल्दी फटाफट, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ आपको, चलो नोट करो इसे। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट अगर ऐसे दिया हुआ है, लॉग ऐसे लिखा हुआ है कि लॉग ई और एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो लॉग ई एक्स तो इसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसे पढ़ने का तरीका क्या है, आप शॉर्टकट पढ़ सकते हो उसे, आप किसी को समझाने के लिए बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर ऐसे दिया गया है लॉग, इसको कैसे पढ़ेंगे, दोनों को रीड कैसे करेंगे, रीड करने का भी तरीका सीखिए, समझ में आ रहा है ना। मैं जानता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर अच्छे से आप हर चीज़ जाने तो बहुत मजा आएगा, समझ में आ रहा है ना। इसको रीड ऐसे करेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे हम लोग हैं, गंवार तो है नहीं कि कुछ भी बोल देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको रीड करेंगे लॉग एक्स ऑन द बेस ई, आया समझ में, लॉग एक्स ऑन द बेस ई। इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे कि लॉग एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन ऑन द बेस ई, आया समझ में, आ रहा है समझ में कैसे बोला मैंने। अब देखिए नेक्स्ट आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पावर का कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ही कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग में बदल जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बेस सेम होता है, लेकिन पावर और जो रिजल्ट होता है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, आया समझ में। लेकिन अगर लॉग दिया रहे तो उसका एंटी लॉग फटाक से कैसे ले लेंगे। देखिए अगर मैं बोलूँ आपको लॉग टू टू द पावर 16 इक्वल टू 4 था, ये होता भी है, समझ में आ रहा ना। अगर ये दिया हुआ था तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये इसको हम अगर हमको एंटी लॉग में बदलना है, ये लॉग था, ये लॉग कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या था, ये लॉग कॉन्सेप्ट था, लॉग कॉन्सेप्ट। लेकिन इसको एंटी लॉग कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग को बदलना है, एंटी लॉग कॉन्सेप्ट में, तो इसको क्या करेंगे, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 करेंगे, मतलब ये पावर में डालेंगे और रिजल्ट आ जाएगा अपना, ये समझ में आ रहा है ना। मतलब ये डालेंगे 2 टू द पावर 4, आप ध्यान रखो 2 ये बेस था, इसका पावर ये डालेंगे और ये आ जाएगा रिजल्ट में इक्वल टू 16 आता है, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 होता भी है। आया समझ में आपको। तो ये क्या होगा आपका एंटी लॉग कॉन्सेप्ट। लेकिन यही आपको मैं एक सवाल दे दूँ, फंसना नहीं चाहिए सवाल, ये आपने कर दिया तो सवाल आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे कि लॉग 27 ऑन द बेस 3 दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो लॉग 27 ऑन द बेस 3 का आंसर क्या होगा, ये बताएगा ये कॉन्सेप्ट। अगर एंटी लॉग आपको लेना आता है, एंटी लॉग आपको मैंने सिखा दिया है कि अगर ये ऐसा कुछ फॉर्म दिया हुआ है तो चुपचाप बेस है, इसके ऊपर ये वाला रिजल्ट जो आया उसको पावर में डालेंगे और रिजल्ट में लिखेंगे 16 आंसर। आया समझ में, वही किया मैंने। अगर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है तो ये भी आएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 का पावर x लिखेंगे और इक्वल टू लिख देंगे 27, मतलब 3 टू द पावर x इक्वल टू 27। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, निकालिए। अब 3 टू द पावर x इक्वल टू इसको 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, 3 3 9 3 का 27। आया समझ में। तो बेस सेम यहाँ पे, तो x इक्वल टू 3 आंसर आ गया। आया समझ में, आ रहा है समझ में। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर दिया हुआ लॉग आ गया आपका 64 ऑन द बेस 4 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे y है तो y का वैल्यू आपको बताना है, y का वैल्यू कितना होगा। वैसे ही करेंगे 4 टू द पावर y इक्वल टू 64, 4 टू द पावर y इक्वल टू 64, मतलब ये आ जाएगा 4 टू द पावर y इक्वल टू 4 टू द पावर 4, मतलब 4 चौको 16 चौको 64, 4 टू द पावर 3 होगा। आ रहा समझे, 4 टू द पावर 3 होगा। आया समझे। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, y का वैल्यू 3, इसमें भी 3 उसमें भी 3। आया समझ में, आ रहा है समझ में, बढ़िया से आ रहा है समझ में। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, दिमाग में घुसा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग और एंटी लॉग क्या होता है। अगर एंटी लॉग निकालने आ रहा है तभी ये बनेगा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं प्रॉपर्टी की तरफ। अभी मैं इसे मिटाता हूँ और प्रॉपर्टी की तरफ मूव करता हूँ। देखो, प्यार नहीं करना जान सारा कहता है, मेरे गाने के चक्कर में आप मत फंसना, समझ रहे हो ना। मैं गाना आपकी क्या गाया कि प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, अरे साला कोई बोले कुछ भी ये प्यार होके रहता है।
नींद उड़ जाती है। समझ में आ रहा है ना, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ ख़त्म भी हो जाता है, प्यार नहीं करना। समझ में आ रहा है ना। देखो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ लॉग प्रॉपर्टीज़। लॉग प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान है, मैं क्वेश्चन कराता जाऊँगा और प्रॉपर्टीज लिखता जाऊँगा, मतलब फील के साथ पूरा लिखाने वाला हूँ। देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन को कीजिए। एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ, पहले क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका लॉग 2 ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स दिया हो, तो एक्स का वैल्यू आप बताइएगा। एक्स का वैल्यू बताइए फटाक से, एक्स का वैल्यू बताइएगा तभी आपको समझ में आएगा प्रॉपर्टी लॉ का पहला प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, आप बताइए। मैं पहला प्रॉपर्टी इसी से लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा उससे, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट के बाद आंसर। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, मतलब ये 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ये आपको सिखाया था ना, तो क्या क्या आंसर आ गया, ये 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1 आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर। बी नंबर है लॉग 4 बेस 4 है इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, x का वैल्यू आप बताओ। तो इसको इसमें भी आप ऐसे करोगे 4 टू द पावर x और इज इक्वल टू रिजल्ट, मतलब 4 टू द पावर x इज इक्वल टू रिजल्ट आया समझ में। 4 टू द पावर 1 x इज इक्वल टू 1, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि प्रॉपर्टी नंबर 1 ये आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट से कि भैया लॉग बेस a टू द पावर a इक्वल टू 1 होने वाला है। कि क्योंकि अगर बेस भी सेम और लॉग भी सेम, अगर बेस और लॉग दोनों सेम होता है तो 1 आंसर आएगा। समझ लो आप, बेस सेम और लॉग सेम होता है तो 1 आंसर आने वाला है, बेस सेम लॉग सेम होता है तो 1 आंसर आने वाला है। आया समझ में आपको, बेस और लॉग सेम होने वाला है तो 1 आंसर आना। देखो 2 2 था तो 1 आंसर आया, 1 आंसर आया, 4 4 था तो 1 आंसर आया। आया समझ में, पहला प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी आप बहुत ध्यान से रखें, ध्यान से याद कीजिए और बहुत केयरफुली लिखिए। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी मैं समझा रहा हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी, ये पहला था, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लॉग a ऑन द बेस 1, या दूसरा लिखूँ कि लॉग b ऑन द बेस 1, बेस 1 इक्वल टू क्या होगा, x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, आपको x का वैल्यू बताना है दोनों में। तो देखो आप ये करोगे कि लॉग जो है लॉग a ऑन द बेस 1, इसको लिखोगे आप लॉग a टू द पावर x इक्वल टू 1। आ रहा है समझ में, ये पावर में जाएगा, ये ऐसे आएगा। आया समझ में, ये भी b टू द पावर x आएगा इक्वल टू 1 आएगा, मतलब b टू द पावर x इक्वल टू 1। आया समझ में, मतलब एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट कितना आसान बना रहा है हर एक चीज़ को। देखो तो लॉग a टू द पावर x इक्वल टू 1 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं लॉग a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर 0। क्या दिक्कत है, 1 को a टू द पावर 0 तो लिख सकते हैं, मतलब बेस सेम x इक्वल टू 0। यहाँ पर भी b टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर 0, बेस सेम x इक्वल टू 0। आया समझ में, मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मतलब नॉन जीरो नंबर हो, बेस में कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, लेकिन लॉग में अगर 1 आता है तो उसका आंसर 0 होगा। बात को समझो आराम से, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो उसका कोई लॉग डिफाइंड नहीं है, उसको काट देंगे, उसका कोई लॉग डिफाइंड नहीं। आ रहा है समझ में आपको। देखो यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि लॉग a ऑन द बेस 1 इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ रहा है, लॉग a ऑन द बेस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे a जो होगा, a एक नॉन जीरो नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर मस्ट है, होना ही चाहिए। ए कैनॉट बी जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, ए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। देख लो आप करके, नहीं आएगा आंसर, करके देख लो आप, लॉग के कॉन्सेप्ट से करके देख लो, नहीं आएगा आंसर। समझ में आया ना, चलो इसे नोट करो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है अपना, ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पहले देखिए आप। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है कि लॉग a टू द पावर x n इज इक्वल टू n लॉग x a, मतलब इसको ऐसे होगा, मतलब अगर दिया हुआ है कि लॉग x टू द पावर n ऑन द बेस a, लॉग x टू द पावर n ऑन द बेस a इज इक्वल टू, ये जो पावर है, पावर को इधर ला दीजिएगा आप, n लॉग x टू द पावर बेस a आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन से करो आप, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे रहा हूँ लॉग 10 ऑन द बेस 1000, लॉग 10 ऑन द बेस 1000, इसका कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। देखो अब इसको करेंगे कि लॉग 10 है और 1000 है, तो इसको 10 टू द पावर 3 लिखेंगे, मतलब ये क्या हुआ 3, इसको लिख सकते हैं 3 लॉग बेस 10 टू द पावर 10। ऐसा समझ में, मतलब ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है, लॉग 10 ऑन द बेस 10 लिखेंगे। समझ में आया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ वैल्यूज जानो, उस वैल्यूज़ को अगर आप जानिएगा तब आपको पता चला कि लॉग 10 ऑन द बेस 10 क्या होता है, क्या आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं बोलूँ कि लॉग 10 ऑन द बेस 1 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 0। समझ में आया, 0 होता है। लॉग 10 ऑन द बेस 2 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 0.3010। इसको आप अप्रॉक्स लिख सकते हो 0.30। आया समझ में, अप्रॉक्स 0.30 लिख सकते हो। लॉग 10 ऑन द बेस 3 का वैल्यू क्या होता है, इसको होता है, ये होता है 0.4771। इसको अप्रॉक्स आप लिख सकते हो 0.48। आया समझ में। लॉग बेस 10 4 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 0.6020, 6030, हाँ 60 कितना 6020, हाँ
6020 होता है। समझ में आ रहा है ना? ये मुझे भी याद नहीं होता है, लेकिन मैं भी कैलकुलेट करता हूँ दिमाग में कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ये होता है 0.60, इसको अप्रॉक्स लिखा। लॉग बेस 10 5 का वैल्यू क्या होता है? ये होता है 0.6989, इसको आप अप्रॉक्स लिख सकते हो 0.70, इसका राउंड ऑफ करो ना, आएगा इतना। लॉग बेस 10 6 कितना होता है? ये निकाल सकते हो आराम से, फॉर्मूले पढ़ाऊँगा उससे, लेकिन इसका देख लो अभी 0.7784 होता है, ऐसे 0.776 कुछ होता है, 0.7684, इसको 0.77 लिया जा सकता है। समझ आ रहा है? 0.77। अब लॉग बेस 10 जो 6 था, लॉग बेस 10 7 का वैल्यू कितना होता है? लॉग बेस 10 7 का वैल्यू होता है 0.8450, 0.8450, इसको 0.8485 भी मतलब 84 लिया जाएगा, क्योंकि ये 500 से कम है। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे लॉग बेस 10 8 का वैल्यू, लॉग बेस 10 8 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.9030, और लॉग बेस 10 9 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है, लॉग बेस 10 9 का वैल्यू 0.9540, इसको अप्रॉक्स लिख सकते हो 0.90, इसको अप्रॉक्स आप लिख सकते हो 0.95। समझ में आ रहा है ना? और लॉग बेस 10 का जो वैल्यू होता है, लॉग बेस 10 का वैल्यू, लॉग बेस 10 ऑन द बेस 10 का वैल्यू होता है आपका 1 आंसर होता है। आया समझ में? मतलब देखो आप, ये 0 से फ्लक्चुएट किया, मतलब 0 से फ्लक्चुएट करके 1 तक आया वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? मतलब इसको लॉग को डिजाइन इस हिसाब से किया जाता है ना कि आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो। तो इन वैल्यूज़ को आप टिप्स पे याद रखें। मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लर्न ऑन टिप्स, लर्न ऑन टिप्स। अगर टिप्स पे याद नहीं होता है दिक्कत होगा भैया, अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो दिक्कत होगा। मतलब बता रहा हूँ टिप्स पे कौन कौन याद होना चाहिए। टिप्स पे याद होना चाहिए आपका ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पाँचवा याद होना चाहिए। पाँचवा नहीं याद होगा फिर भी निकाल दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। लॉग 7 का वैल्यू टिप्स पे याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? लॉग 10 बेस 10 का मतलब ये याद होना चाहिए, बाकी सब निकाल दोगे आप फटाक से। समझ में आ रहा है? देखो कैसे निकालोगे मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे अब मैंने दिखाया यहाँ पे 3 लॉग बेस 10 10, तो लॉग 10 ऑन द बेस 10 का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे लिखो 3 × 1, चुपचाप 3 आंसर आया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, लॉग यहाँ पे दे रहा हूँ लॉग 1/27 ऑन द बेस 3। चलो इसका करो, लॉग 1/27 ऑन द बेस 3, इसका करो, जल्दी करो, इसका फटाफट करो, फटाफट इसका करो फटाफट। देखो कैसे करोगे, इसको आप ऐसे करोगे, इसको आप ऐसे करोगे, इसको जो है ऐसे करोगे। यहाँ पे लिखो आप प्रॉपर्टी लगाओ, यहाँ पे प्रॉपर्टी एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। देखो यहाँ प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से करो, प्रॉपर्टी ये है ना, तो इसको क्या करो लॉग बेस 3 और 27 को लिख सकते हो आप 3 × 3 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत, लिख सकते हो इसको 3 × 3, क्योंकि 1/27 है, इसको 3 × 3 लिखेंगे, और 3 × 3 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो 3 × -3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये -3 नीचे आ जाएगा, -3, ये लॉग 3 बेस 3 हो जाएगा। आया समझ? और लॉग 3 ऑन द बेस 3 कितना होता है 1, तो -3 × 1 -3 आंसर। कोई शक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, मैं इसका बता दे रहा हूँ कि इसका डिराइव करके कैसे 0.90 आएगा। देखो लॉग बेस 10 8 का, लॉग 8 ऑन द बेस 10 का, इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो लॉग 10, लॉग 8 को लिख सकते हो लॉग 2 × 3 ऑन द बेस 10। ठीक है, अब 2 × 3 जो है इसमें क्या करोगे 3 लॉग बेस 10 2 लिखो, लॉग बेस 10 2। ऐसा समझ में? अब इस लॉग बेस 10 2 का वैल्यू कितना है, लॉग 2 ऑन द बेस 10 का वैल्यू आपका 0.30 लिखो यहाँ पे, 3 × 0.30। आया समझ में? अभी कितना हो जाएगा 0.90। आया समझ में? आगे समझ में आया? समझ में? बढ़िया समझ में आया कि कैसे मैंने कराया इसे। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी अपना है, चौथा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये आप इससे वाकिफ़ होंगे, पहले ही आपने इसे पढ़ चुका होगा। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्या है, क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा इसे आपने। देखिए लॉग बेस ए ऑन द लॉग एक्स वाई ऑन द बेस ए जो होता है ना, ये होता है लॉग एक्स ऑन द बेस ए प्लस लॉग वाई ऑन द बेस ए। आ रहा है समझ में? इसे आपने किया हुआ है। आया समझ में आपको? देखिए मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर होगा। इसको बहुत ध्यान से रखें, अपने दिमाग में बैठा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि लिखा हुआ कि लॉग 6 ऑन द बेस 10। इसका कैसे करेंगे, लॉग 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, ऑन द बेस 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इस फॉर्म में ला दिए हम, इस फॉर्म में अगर ला दिए तो इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में ला दिए तो इस फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं। देखो लॉग 2 ऑन द बेस 10 प्लस लॉग 3 ऑन द बेस 10 आया। अब लॉग 2 और लॉग 3 का वैल्यू कितना है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है, डालो यहाँ से। लॉग 2 का वैल्यू 0.30, टिप्स पे याद होगा तो फटाफट होगा। आ रहा है समझ में ना? अब देखो लॉग 3 ऑन द बेस 10 का वैल्यू कितना है 0.48। अभी आपका आंसर आ गया कट के 8 या 8 और 4 3 7 मतलब 0.78 आया ना। देखो यहाँ पे कितना आंसर लिखा हो 0.77, मतलब 0.78 ही डालो इसको, क्योंकि 500 से बड़ा है। समझ में आ रहा है? 0.78 आया आंसर, आया आंसर, फटाक से आया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। लॉग 24 ऑन द बेस 10 दिया हुआ। चलो इसका करो। ये थोड़ा सा आपको सताने वाला है सवाल, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ये लंबा सवाल हो गया। समझ में आ रहा है ना? मतलब लेकिन आसान सवाल है। लॉग 24 ऑन द बेस 10, इसका करो। अब इसका कैसे करोगे, लॉग 24 ऑन द बेस 10 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3
इंटू टू इंटू टू इंटू टू लिख सकते हो ना, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24। ऐसा समझ में, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में ला दो, log 3 ऑन द बेस 10 प्लस log 2 ऑन द बेस 10 प्लस log 2 ऑन द बेस 10 प्लस log 2 ऑन द बेस 10। ऐसा समझ में, मतलब इसको 4 5 कुछ भी दिया रहा है, इसमें तो 2 का मैं कराऊँ, एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहा है तो 3 पार्ट में करेंगे, समझ में आ रहा है। इसमें 4 पार्ट दिया, 4 पार्ट में करेंगे, मतलब इसको लिख सकते हो 0.48 इसका वैल्यू होता है, आया 0.48। और ये क्या लिखा हुआ है, log बेस 10 टू इसका 0.30 प्लस 0.30 प्लस 0.30, आया समझ में। अभी हो जाएगा 0.90 और 0.90 प्लस 0.48, मतलब 0.48 प्लस 0.90, 0.48 प्लस 0.90 कितना होता है, ये हो गया 0, आया समझ में। ये हो गया 0 नहीं हुआ, ये 8 हुआ ना, 8 है यहाँ पे 8 हुआ, और ये आ गया 9 4 13, 13 का 3 1.3, आया समझ में आपको। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, फटाफट नोट कीजिए जल्दी फटाक से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी 5 कौन सा प्रॉपर्टी भाई, जमीन वाला नहीं, जमीन वाला नहीं, ये है फिजिक्स वाला, समझ में आ रहा है ना, बेसिक मैथ्स वाला। देखो यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी मैं लिख दूँ यहाँ पे, लॉग 10 ये x बाई वाई है, समझ में आ रहा है ना, तो इसका होगा लॉग x ऑन द बेस 10 माइनस लॉग y ऑन द बेस 10। देख लो, बहुत ध्यान से देख लो इसे। वहाँ पे मल्टीप्लाई था तो प्लस करते थे, यहाँ पे डिवाइड में आ गया तो माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई था तो प्लस करते थे, यहाँ पे डिवाइड आ गया तो माइनस में करेंगे। आ रहा है समझ में। देखो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करो, क्लियर होगा। पहला यहाँ से दे देता हूँ, यहीं से एक निकालने के लिए, चलो इसका करो, log 5 ऑन द बेस 10 का निकाल। log 5 ऑन द बेस 10 आपको याद करना पड़ता था, अब निकाल कर बताओ, 0.70 आंसर आएगा। चलो निकालो कैसे होगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको आप लिख सकते हो log 5 ऑन द बेस 10 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 10/2 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10/2 लिख सकते हो ना, ठीक है लिखा। अब इसको क्या करोगे, इस फॉर्म में ला दो, log 10 ऑन द बेस 10 माइनस log 2 ऑन द बेस 10। अब log 10 ऑन द बेस 10 कितना होता है 1, माइनस log 2 ऑन द बेस 10 कितना होता है 0.30। आसान में ये आ जाएगा 0.70, आया आंसर। देख लो 0.70 आया ना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि log 10 ऑन द बेस कितना दे दूँ आपको, दे रहा हूँ, हाँ ये करो आप, ये करो, कितना करोगे आप, आसान कौन सा है, आप ये करो 100/50 करो, 100/50 करो। ये देखते आप कॉमन सेंस लगाते हो कि नहीं। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ये फार्मूला लगाओगे, इसमें ये फार्मूला लगाओगे, log 100/50 ऑन द बेस 10 में कौन सा फार्मूला लगाओगे, आप ये फार्मूला लगाओगे कि यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओगे। चलो कॉमन सेंस का सवाल है भैया, जल्दी कर दो, कॉमन सेंस का सवाल है, जल्दी कर दो। देखो मैं करता हूँ, आप चुपचाप एक काम करो, 50 से इसको कटा दो, 2 बार में कटेगा तो log 10 ऑन द बेस 2 का वैल्यू पूछ रहा था, कितना आसान है, समझ में आ रहा ना, 0.30 आया आंसर। चलिए नोट कीजिए इसे, फटाफट नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है भैया कि log y ऑन द बेस x जो होता है ना, ये हो जाता है उल्टा, ये हो जाता है, समझ में आया ना। मतलब log y ऑन द बेस x जो होगा ना, वो इन्वर्स में अगर आ जाएगा तो log x ऑन द बेस y बन जाएगा, इन्वर्स में log x ऑन द बेस y। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, करो, एग्जांपल से ही होगा क्लियर। देखो मैं लिख रहा हूँ, अगर log 2 to the power नहीं, log 2 बेस 10 लिखा हुआ है, log 2 बेस 10, इसका वैल्यू आपको बताना है, log 2 बेस 10 का। log 2 बेस 10 का तो वैल्यू आपको कराया नहीं हूँ मैं, log 10 बेस 2 का कराया हूँ, समझ में आ रहा है, जिसका वैल्यू होता है 0.30। लेकिन log 2 बेस 10 दे दो तो कैसे करोगे आप, अब ऐसे दिया हो तो करो इसको सोल्व। अब इसको क्या कर दो, पलट दो ऐसे करके, 1 log 2 ऑन द बेस 10। अब इसको कर दो, log 2 ऑन द बेस 10 कितना होता है 0.30, कटाओ इसको, ये आ गया आपका 00, समझ में आ रहा, मतलब 100/3 मतलब 10/3, मतलब लिख सकते हो इसको 3.33 आंसर। आया समझ में, कैसे हुआ, आ रहा है समझ में, बढ़िया से आ रहा है समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी में दे दूँ, log दे दूँ आपको, log दे दूँ, log 8 ऑन द बेस 10 लिखा हुआ, और 8 ऑन द बेस 10, इसका बताओ log 8 ऑन द बेस 10, तो इसको लिखोगे 1/log 10 ऑन द बेस 8, यहाँ पे 10 होगा, 10 ऑन द बेस 8, log 10 ऑन द बेस 8। अभी हो जाएगा 1/log 10 ऑन द बेस 8 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ 0.90। आया समझ में, ये हो जाएगा पर डबल 0 जाएगा यहाँ पे, मतलब आ जाएगा 10/9, मतलब 1 आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में। चलो इसे नोट करो जल्दी, फटाक से नोट करो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मैं मूव करता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है ये भी बहुत आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 7 फटाफट प्रॉपर्टी लिख के मैं खत्म करता हूँ इसी में। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है ये है कि log y ऑन द बेस x प्लस log x ऑन द बेस y जो होगा ना, ये 1 होता है। आप करके देख लेना,
जो एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट पता था उससे करके देखना। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, log 2 ऑन द बेस log 8 ऑन द बेस 2 प्लस log 8 ऑन द बेस 2 log 8 ऑन द बेस 2 log 8 ऑन द बेस 2 नहीं, ये तो सेम हो जाएगा ना, log 2 ऑन द बेस 8। आ रहा है समझ में, ये होने होगा। आ रहा है समझ में। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या, प्रॉपर्टी नंबर 8 है कि अगर लिखा हुआ है ऐसे log y ऑन द बेस x, तो ये जो होता है ना, ये होता है log y अपन log x, लेकिन ये ई के फॉर्म में होगा, यहाँ पे ई के फॉर्म में। आ रहा है समझ में। लेकिन अगर log बेस 10x के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे log बेस 10x के फॉर्म में कि 2.3032 इंटू log बेस 10y अपन 2.3032 इंटू log बेस 10x लिख सकते हैं ना। इसको log बेस ई वाई को ऐसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कट जाता है तो मतलब log बेस 10y अपन log बेस 10x ये लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में, लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख दो आप log बेस 10y अपन log बेस 10x। ऐसा समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए, ये प्रॉपर्टी था, आखिरी प्रॉपर्टी तक खत्म होता है। समझ में आ रहा ना। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज नहीं होने वाला, ये प्रॉपर्टी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था। आपको जो प्रॉपर्टी का यूज होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। log a ऑन द बेस a उसका यूज होगा, log a ऑन द बेस 1 इसका यूज होगा, log e ऑन द बेस log x y ऑन द बेस e का यूज होगा, log x बाई वाई ऑन द बेस ई का यूज होगा। मात्र 4 प्रॉपर्टी का यूज होगा, खेला खत्म हो जाएगा। और ये टिप्स पे आप अगर रट लेते हैं तो खेला खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और आपको लॉग और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं रिलेटेड टू लॉग। देखिए यहाँ पे मैं जितना आपको पढ़ाया हूँ, जितना फॉर्मूलाज आपको लिखाया हूँ, मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज दिखाया हूँ उससे रिलेटेड, मतलब ये सारे क्वेश्चन को ये कवर कर देगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है log 25 प्लस log 4 माइनस log 10। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। कीजिए कैसे कीजिएगा, पॉज कीजिए और कीजिए। मेरे करने से पहले आप कीजिए, मैं कर रहा हूँ, पहले पॉज कर लीजिए फिर कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 ये 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये log 10 ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये log 10 बेस 10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 log बेस 10 5। मैं डिटेल में करा रहा हूँ, नहीं तो फटाफट करा सकता था, मेरे लिए 2 लाइन काफ़ी है। ठीक है, आपके लिए करा रहा हूँ इसीलिए 4-5 लाइन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस 2 को इधर बाहर निकालेंगे, 2 log 10 ऑन द बेस 2 ये लिखेंगे, माइनस ये लिखेंगे log 10 ऑन द बेस 10। ऐसा समझ में आप। देखिए ये हो गया। अब देखिए ये कैसे हुआ, 2 इधर लाए, वो वाले प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी करा था उसका। देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू log 5 ऑन द बेस 10। log 5 ऑन द बेस 10 का वैल्यू कितना होता है, log 5 ऑन द बेस 10 का वैल्यू होता था आपका 0.70। ठीक है, प्लस अब 2 इंटू log 2 ऑन द बेस 10 का वैल्यू कितना होता है 0.30, माइनस log 10 ऑन द बेस 10 का 1। ऐसा समझ में। देखिए यहाँ पे अब इसको कीजिए सिंप्लीफाई, इसको कीजिएगा सिंप्लीफाई तो कितना होने वाला है आपका आएगा 1.40 प्लस इसका आएगा आपका 2 3 6 0.60 माइनस 1। अब इसको कीजिए 1.40 प्लस 0.60 कितना होता है 2 होता है, 2 माइनस 1 = 1 आंसर। आया समझ में, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से कीजिए। इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है कि x = व्हाट, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो वहीं पावर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, log से पावर में जाएंगे, log दिया हुआ तो पावर में जाएंगे, मतलब e पावर में लाएंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 2 to the power 4 = x, मतलब x का वैल्यू आपका आ गया सरासर 16 आंसर। क्या सवाल है यार, इतना छोटा सवाल। देखो यहाँ पे अब ये देखो ये क्या है, बाप रे बाप, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैसे होगा। देखो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, लिखो ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या दिक्कत है, 1 होता है। लिखो log बेस 10 1 का वैल्यू कितना होता है, करो यहाँ पे, अगर x होता तो क्या करो 10 to the power x = 1 करते, मतलब 10 to the power x = 10 to the power 0 x = 1 आंसर। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। चलिए धड़ाधड़ कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, इसको लिख सकते हैं आप log बेस 10 और 400 है तो इसको आप लिख सकते हैं 400 को क्या लिख सकते हैं 4 × 100 लिख सकते हैं ना, 4 × 100 4 × 10 to the power 2 लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, log 4 ऑन द बेस 10 प्लस log 10 to the power 2 ऑन द बेस 10 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे log x y की प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब इसको कीजिए सोल्व, इसको कीजिएगा तो सोल्व log इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ लिख ही सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर यहीं पे कर दीजिए, 2 का स्क्वायर तो 2 × log 2 ऑन द बेस 10 कितना होता है 2 × 0.30। आया समझ में। ठीक है, अब देखिए अब log यहाँ पे 10 का स्क्वायर दिया हो तो इसको भी कर देंगे 2 × 1 कर देंगे, क्योंकि log 10 ऑन द बेस 10 1 होता है, 2 यहाँ पे इधर आ जाएगा। आया समझ में। अब देखिए 2 0.60 हो जाएगा प्लस 2 × 1 2। आया समझ में। अब देखिए ये हो जाएगा 2.60 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा फटाफट करना है इसको। देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है, बहुत आसान सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है। log 10 और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 10 to the power -4 लिख सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सिखा चुका हूँ, पूरे फिजिक्स में कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ।
शुरू में ही फिजिक्स का कैलकुलेशन आपको सिखा चुका हूँ, समझ में आ रहा ना। ये लास्ट अंतिम पड़ाव है, ये लास्ट लेक्चर है अपना। इसके बाद HWSS सीरीज आने वाला है, कल आएगा HWSS सीरीज, जिसमें मैं आपको 30+ क्वेश्चंस कराऊंगा पूरे बेसिक मैथ से रिलेटेड, उठाओ क्वेश्चन, चुनिंदा, जिसमें देखिए नीट में 2 से 3 सवाल आने वाला है उससे, समझ में आ रहा है ना। बेसिक मैथ्स नहीं, वो बेसिक मैथ्स नहीं है, पूरा फिजिक्स का निचोड़ है, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ 30%, समझ लीजिए 30% फिजिक्स आपके दिमाग में घुस चुका है, अगर बेसिक मैथ्स का लेक्चर आपने देखा है तो मेरा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे -4 × 1, क्योंकि log 10 ऑन द बेस 10 होगा, -4 तो इधर आ जाएगा, -4 आंसर। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करो, इसको निकालना है। तो यहाँ पे आप मान लो x, क्योंकि x का ही वैल्यू बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो मान लो x, तो 0.01 का पावर x = 10, यही बोल रहा है, मतलब 10 टू द पावर -2 का पावर x = 10 बोल रहा है, मतलब -2x, यहाँ पे 1 हो गया, तो -2x = 1, x = -12। कोई दिक्कत, -12, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है log, यहाँ पे ये दिया हो तो ये भी बहुत आसान है, log 10 3 प्लस log 10 टू द पावर -3, ये करो फटाफट, ये करके दिखाओ, बहुत आसान सवाल है भाई। ये इसका होता है 0.48 प्लस ये -3 आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा ये, क्योंकि 1 हो जाता है, इसका समझ में आ रहा है। 0.48 -3 मतलब ये आंसर आ जाएगा आपका 2.52, माइनस में 2.52, आया समझ में, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कल का इंतजार कीजिए, कल आपको बहुत सारा क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, समझ रहे हैं ना। इतना क्वेश्चन कराऊंगा ना कि आपका मतलब समझ लीजिए कि कल एक समरी लेक्चर चलने वाला है, समरी लेक्चर, क्वेश्चंस के थ्रू समरी कराऊंगा आपको, क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू पूरे बेसिक मैथ्स का रिवीजन कराऊंगा। 30+ क्वेश्चंस रहेंगे आप, जो जिससे आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, पूरा बेसिक मैथ्स रिवाइज हो जाएगा। पूरे 17 लेक्चर लिया हूँ ना, उन 17 लेक्चर से का निचोड़ है, समझ लीजिए कल का क्लास। कल का क्लास देखना मत छोड़िएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा क्लास देखा, आप सबको नमस्कार।